वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आई हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये बहुत फेमस है कॉची यूलर इक्वेशंस के नाम से। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, बट वहाँ जो इक्वेशंस होती थी वो लीनियर होना कंपलसरी नहीं होता था। आपको याद होगा कि वो वीडियो में जो मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पे बनाया था पहले, उसमें जो इक्वेशन थी उसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर था, ओके। बट यहाँ आज जो हम इक्वेशन लेके आए हैं जो कि कॉची यूलर इक्वेशन के नाम से फेमस है, उसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। याद रखेंगे, आज हम डिस्कस कर रहे हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्म समझ लेते हैं कि कैसा होता है। तो यहाँ आप देखेंगे a0 जो कि कांस्टेंट है, x पावर n dny by dxn, ओके, मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, plus a1 which is again a constant, x raised to the power n minus 1 d n minus 1 y upon dx n minus 1 means n minus 1th derivative of y with respect to x। और इसी तरह चलते चलते जो सेकेंड लास्ट टर्म होगी वो है a n minus 1 x dy by dx, and the last term here is plus a n y equals to राइट हैंड साइड में है हमारे पास कैपिटल X जो कि कोई भी फंक्शन ऑफ X हो सकता है, ओके। तो ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे कोफिशिएंट्स जो हैं ये a0, a1, an-1, an, ये कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं और उसके साथ में कुछ और x की पावर्स भी हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि x की जो भी यहाँ पे पावर है या इंडेक्स हम कह लें कि जो भी x का इंडेक्स है वो ही सेम ऑर्डर का डेरिवेटिव उसके साथ में है। क्लियर? नोटिस करना आप यहाँ पे कि मैं ऑर्डर की जब बात कर रही हूँ तो वो इक्वेशन का ऑर्डर नहीं है, ये जो पर्टिकुलर एक टर्म है उसमें जो डेरिवेटिव है हम उसकी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे यदि x की पावर n है तो डेरिवेटिव भी nth ऑर्डर का है। जैसे मान लीजिए x क्यूब होता हमारे पास में, तो यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास में होता y का विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आगे आप देखेंगे हर एक टर्म ऐसा ही है। यहाँ जब x की पावर n-1 है तो डेरिवेटिव भी n-1th ऑर्डर का है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ x है तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, और जब यहाँ पे x नहीं है लास्ट टर्म में तो वहाँ पे y है, उसका कोई डेरिवेटिव वहाँ नहीं है। तो ये इस इक्वेशन का फॉर्म है जिसे हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये उसका जनरल फॉर्म है और ये कॉची यूलर इक्वेशन नाम से जाना जाता है। अब हम इससे पहले भी कई बार यहाँ पे ऑपरेटर d यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी हमने इस इक्वेशन को ऑपरेटर d के फॉर्म में लिख दिया है। लाइक d बाय dx को हम कैपिटल D लिखते हैं जिसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। जब हम ऑपरेटर D यूज़ करते हैं तो इस y को थ्रू आउट कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, ओके। तो ये जो इक्वेशन है ये हमने ऑपरेटर D के फॉर्म में लिख दिया है और यहाँ लिखा है व्हाट इज़ D? D इज़ नथिंग बट d बाई dx। और यहाँ पे a0, a1, a2 डॉट 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 an कॉन्स्टेंट्स हैं, कैपिटल X फंक्शन ऑफ x है, ओके। मैंने नोट में ये लिखा है यहाँ पे कि इंडेक्स ऑफ x एंड द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज सेम इन ईच टर्म। ये पहचान है कॉची यूलर इक्वेशन की, ओके। जब आप कभी भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चीज़ नोटिस करते हैं मीन्स समझ जाइए कि वो कॉची यूलर इक्वेशन है, और फिर मैं जो वर्किंग बताने जा रही हूँ वो फॉलो करेंगे उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग कॉची-यूलर इक्वेशंस। तो यहाँ हमारा टारगेट है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, और उसके लिए हम ये यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसके प्लेस पे एक न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। एक ऐसा न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका फॉर्म एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसको सॉल्व करने की टेक्निक्स हमें ऑलरेडी आती है। ओके, तो उसके लिए देखिए हम स्टेप 1 में x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं e⁻z। ओके, और जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो डेफिनेटली z किस फॉर्म में आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू log x। याद रखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हम उसको इस तरह से डिफाइन कर पाएंगे। ओके, अब जब ये आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर ये जो कैपिटल D है जिसे हम d/dx कहते हैं, डेफिनेटली उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से z पे ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो उसका जो डेरिवेटिव है d/dx वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी d/dz के फॉर्म में आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस कैपिटल D के प्लेस पे कैपिटल D1 डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल D d/dx है तो D1 हमने ले लिया है d/dz के लिए। ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है, बट हम इसे D1 से डिनोट कर रहे हैं। D is d/dx and D1 is d/dz। ओके, ऐसा करने से जो यहाँ पर xd है वो चेंज हो जाएगा D1 में, x² चेंज हो जाएगा D1 ब्रैकेट D1 - 1 में, x³ D³ इज इक्वल्स टू D1 - 1 D1 - 2 एंड सो ऑन। इसको याद रखना बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट कीजिए। ये जो xd है दैट विल बिकम D1, देन नेक्स्ट यहाँ पे आएगा x² D², वो हो जाएगा D1, देन उसमें आप 1 लेस कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए D1 - 1, देन नेक्स्ट होगा x³ D³, तो उसमें 3 टर्म्स आएगी D1, फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो D1 - 1 एंड देन D1 - 2, मीन्स प्रीसीडिंग ऑर्डर में आपको इसको लिख देना है D1 - 1 D1 - 2। इसी तरह से जब x⁴ D4 होगा तो वहाँ हो जाएगा D1 - 1 D1 - 2 D-3। ओके, D1 - 3। सो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये कैसे आया है वो कैलकुलेशन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जाने वाली हूँ, बट आप पहले स्टेप समझ लीजिए कि कॉची-यूलर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, और इसके पीछे की मैथमेटिक्स है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लाइक जब आपने x के प्लेस पे e⁻z रखा तो डेफिनेटली उसका डेरिवेटिव भी चेंज हो गया, d/dx के प्लेस पे d/dz आ जाएगा, और जब ये होगा तो इस इक्वेशन के फॉर्म में आप जहाँ जहाँ भी xd है वहाँ d1 रखेंगे, x² D² पर D1 - 1 लाइक दैट। ओके, ऐसा करने के बाद में इक्वेशन 1 एक न्यू फॉर्म में आ जाएगा, और वो फॉर्म कैसा होगा, वो फॉर्म में d कहीं भी नहीं होगा, उसके प्लेस पे D1 होगा। सो हमें मिल जाएगा एक न्यू फंक्शन ऑफ D1, और डिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पे भी y ही रहने वाला है, क्योंकि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो कोई चेंज नहीं किया है, सो वो y ही रहेगा। एंड राइट हैंड साइड में जहाँ कैपिटल X था, कैपिटल X तो फंक्शन ऑफ x है, स्मॉल x, ओके, बट जब हमने x को e⁻z सब्स्टिट्यूट कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ राइट हैंड साइड में भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में सम फंक्शन ऑफ
z लिखा है, मैंने यहाँ phi का यूज़ किया है एंड लेफ्ट हैंड साइड में f का यूज़ किया, ये दोनों ही फंक्शन को डिनोट करते हैं। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपके पास में ये इक्वेशन नंबर 2 एक न्यू फॉर्म में आ गई है। ओके, और ये एक ऐसा फॉर्म होगा जिसको सॉल्व करने की टेक्निक्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, अब जब ये इक्वेशन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे तो आपको y का रिजल्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ z। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, वो जल्दी जल्दी में y का रिज़ल्ट हमेशा x के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि हमने तो x को चेंज कर दिया था z के टर्म्स में, तो इसीलिए यहाँ स्टेप 2, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है स्टेप 2 में जो हमें मिली है, उस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो हमें y का रिज़ल्ट इन टर्म्स ऑफ z मिलता है, और फाइनली हमें z के प्लेस पे फिर से log x रखना है, और जब आप z इक्वल्स टू log x रखेंगे तो आपको आपकी इक्वेशन का डिज़ायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, ये हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आप कोई वेरिएबल चेंज करते हैं तो एट द एंड आपको उसे फिर से उसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है जिस वेरिएबल में हमें क्वेश्चन गिवन था। क्लियर, हमारी इक्वेशन यदि एक्स वाई में थी, हमने x के प्लेस पे z सब्स्टिट्यूट किया, तो फाइनली हमें z के प्लेस पे फिर से जो हमने x का फॉर्म लिया है z इज इक्वल्स टू log x, वो सब्स्टिट्यूट करना ही है। तो ये वर्किंग रूल है कॉची-यूलर इक्वेशन को सॉल्व करने का। हम आज इस वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ये समझते हैं कि ये स्टेप 2 में जो एक्स डी के प्लेस पे d1, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के प्लेस पे d1 माइनस 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, वो कैसे आया। ओके, तो चलिए अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो प्लीज़ उस वर्किंग को आपको वहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 स्टेप करने हैं। ओके, तो अब हम स्टेप 2 की वर्किंग देखते हैं, ये कैसे आया। चलिए देखिए, तो देखिए हमने स्टेप 1 में सबसे पहले x के प्लेस पे e पावर z रखा, और यहाँ से हमें मिला log x इज इक्वल्स टू z। अब हम यदि इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 1/x और राइट हैंड साइड में dz/dx। ओके, अब हम ये देखते हैं कि इस सब्स्टिट्यूशन का y पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम सबसे पहले dy/dx की वैल्यू चेक करते हैं कि जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो dy/dx में क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे। देखिए, dy/dx को हम न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल z के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, dy/dz इंटू dz/dx। और अभी अभी हमने यहाँ पे ये dz/dx की वैल्यू फाइंड की, वो आई थी हमारे पास में 1/x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/x एंड dy/dz एज इट इज़। ओके, इसे मैंने इक्वेशन नंबर ऑलरेडी मैंने वर्किंग में इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ इसे इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर रही हूँ। ओके, आई एम मार्किंग इट एज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज़ 4। सपोज हम इक्वेशंस मार्क करते जाते हैं क्योंकि हमें कोई भी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट आगे हो सकती है। ओके, अब हमें ये देखना है कि यदि इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें। देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में से x को इधर लेफ्ट साइड में लेके आने वाली हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा x dy/dx एंड राइट हैंड साइड में रह जाएगा आपके पास में dy/dz। ओके, और इसे यदि हम ऑपरेटर के फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने बताया था कि ऑपरेटर जो d/dx है उसके लिए हमारा ऑपरेटर कैपिटल D है, और
हमारे पास में डी बाई डी जेड जो है उसके लिए हमारे पास में ऑपरेटर D1 है। ओके, ध्यान देना आप, यहाँ पे मैंने सिंपली ये 3 लाइन्स यूज़ कर ली है क्योंकि यहाँ पे हम y को नहीं लिख रहे हैं। ओके, ओनली ऑपरेटर लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया है XD इज इक्वल्स टू D1। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5 सपोज। क्लियर। अब ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि ये XD लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है और राइट हैंड साइड में हमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z मिल गया है। ओके, अब सेकेंड डेरिवेटिव में क्या होगा, तो चलिए अब हम नेक्स्ट में d2y बाई dx स्क्वायर चेक करते हैं कि उसकी क्या वैल्यू आएगी यदि हम x के प्लेस पे e पावर z सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो d2y बाई dx स्क्वायर, ओके, इसे हम लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ dy बाई dx। ओके, इसका मीनिंग तो यही होता है। क्लियर। अब हम ऑलरेडी dy बाई dx की वैल्यू तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में फाइंड कर चुके हैं, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो मुझे मिल जाएगा d बाई dx ऑफ 1 बाई x dy बाई dz। ये मैंने वैल्यू रख दिया इक्वेशन नंबर 4 से। ओके, dy बाई dz। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जब ये d बाई dx आप इस पे ऑपरेट करेंगे, ओके, तो यहाँ 2 फंक्शंस है, ये फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, ये सेकंड फंक्शन ले लीजिए। तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन पे हम इसे ऑपरेट करेंगे अभी, तो मुझे मिल जाएगा, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ, जब हम ये ऑपरेट करेंगे तो मुझे मिलेगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं d बाई dx ऑफ 1 बाई x लिख देती हूँ। क्लियर। dy बाई dz हमने एज इट इज़ रखा एंड d बाई dx ऑफ 1 बाई x स्क्वायर मुझे मिल जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर एंड देन 1 बाई x एज इट इज़। ओके, 1 बाई x एज इट इज़ है एंड नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम d बाई dx को ऑपरेट करेंगे dy बाई dz पर। ओके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ मुझे एक्चुअली में d बाई dx को रिप्लेस कर देना है, उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें वहाँ पे चाहिए d बाई dz। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा आप, इसे मैंने -1 बाई एक्स स्क्वायर dy बाई dz लिख दिया है और यहाँ ये 1 बाई एक्स हम एज इट इज़ रहने देते हैं। बस ये जो d बाई dx है इसको ऑब्ज़र्व कीजिए आप, ये d बाई dx को मैंने d बाई dz लिख दिया। क्लियर। और जब हम इसे d बाई dz लिख रहे हैं तो मुझे फिर से यहाँ dz बाई dx तो लिखना ही होगा। d बाई dx को हम d बाई dz बाई dx लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ मिडिल में ये जो टर्म है dy बाई dz वो एज इट इज़ हमने लिख दिया है। ओके, आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल स्टेप है क्योंकि मुझे d बाई dx तो चाहिए ही नहीं, कैपिटल D को हमें रिप्लेस कर देना है D1 से, बट वो रिप्लेस ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, उसके पीछे ये पूरी वर्किंग है। ओके, तो ये हमने d बाई dx को d बाई dz बाई dx लिखा और ये dy बाई dz एज इट इज़ यहाँ पे है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, मुझे मिल जाता है -1 बाई एक्स स्क्वायर dy बाई dz प्लस अब 1 बाई एक्स एज इट इज़ रहेगा। ओके, और इसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि d बाई dz ऑफ dy बाई dz ये क्या हो जाएगा, d2y बाई dz स्क्वायर। ओके, ये d2y बाई dz स्क्वायर हो गया आपका एंड dz बाई dx की वैल्यू क्या थी, देखिए ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में dz बाई dx की वैल्यू हमारे पास आई है 1 बाई एक्स।
तो हम वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे 1/x यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी ये एक्स स्क्वायर हो गया है, तो इस एक्स स्क्वायर को अब हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में मेरे पास में रह जाएगा माइनस dy बाई डी जेड, ओके, प्लस 1/x स्क्वायर को तो हमने शिफ्ट कर दिया है, d2y बाई डी जेड स्क्वायर, ओके। और अब हम जब इसे ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए, ऑपरेटर के फॉर्म में जब आप लिखने जाते हैं इसे, तो ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल डी ऑपरेटर, और राइट हैंड साइड में देखिए आपको क्या मिल रहा है, इसे मैं पहले लिख रही हूँ, ये है आपका d1, ओके, इसका सेकंड डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर है ये, एंड माइनस d1, ओके। और y हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है, चलिए यहाँ पे y हम लिख देते हैं, क्लियर। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे d1 कॉमन आ रहा है, तो फर्दर आपको मिल जाता है d1 माइनस 1y, ओके। तो आपने नोटिस किया कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल रही है d1 माइनस 1, ओके, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, देखिए वर्किंग में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू d1 माइनस 1। तो इस तरह से ये ऑपरेटर चेंज हो जाता है, क्लियर। इसी तरह से यदि आप आगे कंटिन्यू करें तो एक्स क्यूब डी क्यूब की वैल्यू हो जाती है d1 माइनस 1 d1 माइनस 2, ओके। तो इसे अब हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसे जनरलाइज कर लेते हैं। यहाँ आप लिख दीजिए और यहाँ मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू d1 माइनस 1, ओके। चलिए, और इसे हम जब जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने जाएंगे तो हमें रूल मिल जाएगा x पावर n d पावर n इज इक्वल्स टू, देखिए जनरलाइज्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो मुझे मिल जाएगा d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 एंड द लास्ट वन विल बी d1 माइनस n माइनस 1, ओके। n माइनस 1 को जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा। आप ऑब्जर्व कीजिए कि जब यहाँ पे 2 था ऑर्डर, तो यहाँ -1 तक हमने टर्म्स लिखी थी, मतलब 2 टर्म्स लिखी थी, क्लियर। एक्स क्यूब डी क्यूब में क्या लिखेंगे, अब 3 टर्म्स लिखेंगे, तो d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 तक जाएगा। तो जब यहाँ पे n है तो ये d1 माइनस n माइनस 1 तक जाएगा। यदि आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ ये लिख देते हैं, ओके। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता देती हूँ, ये हो जाएगा xn d पावर n d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 एंड डॉट 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 d1 माइनस n प्लस 1, ओके। ये विनक्यूलम मैंने लिख दिया है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी गॉट दिस स्टेप 2। आप देखेंगे यहाँ मैंने ये पूरा जो मैथमेटिक्स था वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके पीछे क्या वर्किंग है, वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बट आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि आपको ये 4 स्टेप्स डायरेक्टली अप्लाई करने हैं। ये सिर्फ उसके पीछे जो वर्किंग थी वो मैंने बताई है। सो अब हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि कॉची यूलर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। Okay, so the example is x square d2y by dx square minus 3x dy by dx plus 4y equals to 2x square.
ये कॉची यूलर इक्वेशन का फॉर्म है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है तो उसके साथ में जो डेरिवेटिव है उसका भी ऑर्डर 2 है। यहाँ x 1 है पावर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके साथ में, और यहाँ x नहीं है, y सिंगल है यहाँ पे। ओके, तो वैसे तो ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट ये कॉची यूलर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे ये सेम x की पावर और डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम है। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ d बाई डी एक्स के प्लेस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D लिख देते हैं, और हमारे स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ x के प्लेस पे e पावर z लिखेंगे। तो लेट x इज इक्वल्स टू e पावर z। ओके, और जब आप x के प्लेस पे e पावर z रख रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि और z इज इक्वल्स टू log x। ओके, जब आपने ये रखना है e पावर z तो ध्यान रखना है कि ऑपरेटर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमारा ऑपरेटर चेंज होता है। ओके, तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है वहाँ क्या हो जाएगा, d1 माइनस 1। ओके, और d1 क्या है वो मैं यहाँ डिफाइन कर रही हूँ। d1 हमारा है d बाई डी जेड। ओके, यहाँ भी ऊपर हम लिख देते हैं कि यहाँ पे d जो है वो है हमारा d बाई डी एक्स। ओके, और स्टेप 2 के अकॉर्डिंग जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली स्टेप्स लगाएंगे। ये हमने फर्स्ट स्टेप लगा दिया, अब हम यहाँ स्टेप 2 लगाने जा रहे हैं। मैंने एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के प्लेस पे लिख दिया है d1 माइनस 1। ओके, उसके बाद -3 और x d के प्लेस पे हम लिखेंगे d1। ओके, एंड +4। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर y एज इट इज़ रहेगा क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एज इट इज़ वहाँ रहने वाला है। और राइट हैंड साइड में 2x स्क्वायर। अब देखिए x के प्लेस पे आपने e पावर z रख दिया है तो यहाँ e पावर 2z हो जाएगा x स्क्वायर के प्लेस पे। ठीक है, अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ मुझे मिल जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 3d1 प्लस 4y। और इसे क्या लिख सकते हो आप, देखो यहाँ d1 स्क्वायर माइनस 4d1 प्लस 4 मिलेगा तो उसे हम लिख सकते हैं d1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, एंड y। और राइट हैंड साइड में 2e पावर 2z है ही हमारे पास में। क्लियर। अब ये इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन ये न्यू आ गया है, देखिए ये बहुत ही जाना पहचाना इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने की टेक्निक्स मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में सिखाई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो इक्वेशन का टाइप है इसको सॉल्व करने के लिए जो वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी, CF एंड PI कैलकुलेट करने पे एक वीडियो है मेरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है यहाँ पे। मैंने उसकी हेल्प से यहाँ देखिए ये D1 फाइंड कर लिया है, CF फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, D1 फाइंड कर लिया, उसके 2 इक्वल रूट्स आए हैं और जो रियल है तो हमारा CF हो जाता है C1 प्लस C2Z e पावर 2Z। अब बस यही आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसका CF लिख रहे हैं ये Z में लिखना है। मैक्सिमम बच्चे यही गलती कर देते हैं कि इसको x में लिख देते हैं और वो बहुत ही मेजर मिस्टेक है। हमको ये रिज़ल्ट z में लिखना है और फर्दर इसे हम यहाँ पे x में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप यहाँ पे z के प्लेस पे log x लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C1 प्लस C2 log x, z के प्लेस पे log x लिख दिया, एंड e पावर 2z क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ e पावर 2z लिखा था। ओके, तो ये CF आया है। अब इसी तरह से हम PI कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड साइड में 2e रेज़ टू द पावर 2z है, तो हम PI कैलकुलेट करेंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स, यदि आपको CF और PI कैलकुलेट करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइडेड है आप वो वीडियो ज़रूर देखें और पहले उसकी प्रैक्टिस करें और फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली PI लिख रही हूँ। सो देखिए, मैंने यहाँ पे PI कैलकुलेट कर लिया है। PI के लिए हमें जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे फंक्शन है 2e रेज़ टू द पावर 2z, उसके डिनोमिनेटर में यहाँ उसके ऊपर जो फंक्शन ऑपरेट करना है वो क्या है, d1 माइनस 2 होल स्क्वायर। जो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऑफ d1 है वो हम यहाँ पे 1/fd1 लिख के इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। और क्योंकि यहाँ e की पावर 2z मीन्स z का कोफिशिएंट 2 है, वो आप डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाता है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये जो मैंने वीडियो बनाया है कैलकुलेशन ऑफ PI पर, उसमें ये फॉर्मूला ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये फॉर्मूला हमने डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर दिया है। याद रखिएगा, ये मैंने फॉर्मूला x के लिए लिखा है, हम यहाँ उसको z के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो z² फैक्टोरियल, ये 2 तो ऑलरेडी यहाँ था, एंड e रेज़ टू द पावर 2z। बस अब आपको याद रखना है कि हमने z के प्लेस पे अगेन log x सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, z नहीं है, तो हमें फाइनली रिजल्ट x में ही देना है। तो z² के प्लेस पे log x होल स्क्वायर हो गया और e पावर 2z कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे फाइनली PI मिल गया है log x होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और अब जो जनरल सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो देखिए, ये जो CF है और ये PI है, इन दोनों को हम ऐड करके यहाँ लिख देते हैं। सो मुझे अब ये फाइनल रिजल्ट मिल गया है, C1 प्लस C2 log x एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे CF की वैल्यू थी, प्लस PI log x होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एंड दिस इज आवर फाइनल solution for the given Cauchy-Euler equation। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने सेकेंड ऑर्डर की Cauchy-Euler इक्वेशन को सॉल्व किया है। बिल्कुल सेम टेक्निक कोई भी थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन हो, फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन हो, कोई भी हो, बट यदि वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसे Cauchy-Euler इक्वेशन कहते हैं। और आपको मेनली फोकस करना है इस वर्किंग रूल पर। ये वर्किंग रूल आपको याद रखना है, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोसीड करना है। हाँ, CF और PI कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, उसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आप इस तरह की हायर ऑर्डर डिफ़िकल्ट लेवल की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको स्मूथली सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।